गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो सेशन में हम लोग नाउन के साथ फिक्स प्रीपोजिशन, ये आज का सेशन होगा वो डी हो। इसके पहले वाले सेशंस में हम लोगों ने नाउन के साथ अबाउट, नाउन के साथ फॉर, नाउन के साथ इन और इनटू का हम लोग यूज। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत हम लोग सबसे पहले करते हैं नाउन के साथ विथ। ठीक है ना, कुछ खास नाउन होंगे के साथ हम प्रीपोजिशन, इनमें से कुछ नाउन ऐसे भी होंगे जो विथ के अलावा और भी दूसरे प्रीपोजिशन जरूरत। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं नाउन प्लस विथ। ये अभी हम जो बात करेंगे, जिस नाउन के बारे में बात करेंगे, वो सभी के सभी नाउन अपने साथ प्रीपोजिशन विथ लेंगे। ये ठीक है कि ये विथ के अतिरिक्त ये दूसरे भी प्रीपोजिशन है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे नाउन है जिसके साथ नॉर्मली विथ का प्रयोग होता है। जैसे हमने वीडियो सेशन में बात किया था कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं, यदि उनके नाउन को अगर उनको नाउन के रूप में अगर बदल दिया जाए तो उनके साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग जो होता है वो नहीं बदलता है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि ये कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके साथ हम विथ का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर इनके एडजेक्टिव फॉर्म को भी देखा जाए तो उनके साथ भी हम विथ का ही प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर एक्वेंटेंस मैंने लिखा है, फेमिलियरिटी लिखा है और इंटीमेसी लिखा है, ठीक है ना। ये पार्ट ऑफ स्पीच से ये तो नाउन है, ठीक है ना। और आवश्यकता पड़ने पर अपने साथ ये प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करते हैं। पहले छोटा छोटा चीज को पहले समझा जाए। लेकिन अगर इनको एडजेक्टिव भी कन्वर्ट किया जाए, ठीक है ना, यदि हम एक्वेंटेंस को एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर दे, फेमिलियरिटी को अगर हम एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर दे, तो उनके साथ भी प्रीपोजिशन चेंज नहीं होंगे। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि कुछ मामलों में कैटेगरी चेंज होने से प्रीपोजिशन बदलते हैं और कुछ मामलों में नहीं बदलते हैं। खास तौर पर हम ये जो देख रहे हैं, ये जो तीन नाउन दिए गए हैं, यदि इनके एडजेक्टिव फॉर्म को भी देखा जाए तो उनके साथ भी विथ का प्रयोग होगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, एक्वेंटेंस का एडजेक्टिव फॉर्म होगा एक्वेंटेड, ठीक है। चलिए, फेमिलियरिटी का एक्वेंटेड, फेमिलियरिटी का जो एडजेक्टिव फॉर्म होगा फेमिलियर, और इंटीमेसी का जो एडजेक्टिव फॉर्म होगा वो होगा इंटीमेट। चलिए इनका पहले हिंदी समझा जाए। देखिए, एक्वेंटेंस, फेमिलियरिटी और इंटीमेसी का मतलब होता है कि आप उसके साथ घनिष्ठता बनाते हैं, आप उसके बारे में जानकारी रखते हैं। तो अगर शाब्दिक अगर इसका अर्थ कहा जाए तो एक्वेंटेंस, फेमिलियरिटी और इंटीमेसी। एक्वेंटेंस का मतलब आप एक तरह से समझिए जानकारी, किसी चीज के प्रति जानकारी जो होता है वो एक्वेंटेंस होता है, ठीक है ना। और फेमिलियरिटी और इंटीमेसी का हिंदी होता है, अगर एग्जैक्ट अगर हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी होता है घनिष्ठता, ठीक है ना। घनिष्ठता का मतलब आप उसको जानते हैं, घनिष्ठता का मतलब यहाँ तात्पर्य जानकारी से है, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये कुछ ऐसे नाउन है, यदि इनके एडजेक्टिव फॉर्म को भी देखा जाए तो इनके साथ भी हम जो प्रीपोजिशन का यूज करते हैं वो विथ करते हैं, इनके साथ भी प्रीपोजिशन विथ लगते हैं। तो एक ही साथ हम लोग नाउन और एडजेक्टिव दोनों देख रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब इनके अगर हिंदी की बात करते हैं तो एक्वेंटेड का हिंदी हो जाएगा परिचित। चलिए, और क्या कहते हैं, मतलब फेमिलियर और इंटीमेट का हिंदी हो जाएगा घनिष्ठ। एक ही चीज है, शब्द अलग अलग है लेकिन भाव एक ही। चलिए अगर हमें कहना है, चलिए बात है वो जैसा हिंदी लिखा गया ना, हम उस तरह से नहीं चलना चाहते हैं। क्या कर रहा है, वो कई भाषाओं का जानकार है, इसका मतलब है कि कई भाषाओं से परिचित है, भाषाओं के प्रति उसकी घनिष्ठता है। कहने का मतलब है कि हम इसको दूसरे तरीके से बनाना चाहते हैं। अगर हम इसको नाउन से बनाना चाहते हैं तो ज्यादातर सेंटेंस जो होता है वो हैज हैव से बनता है। और अगर एडजेक्टिव से बनाना अगर हमें है, अगर हम चाहते हैं किसी चीज को अगर हम एडजेक्टिव से बनाए तो एडजेक्टिव के साथ ना बी का प्रयोग करते हैं। चलिए सबसे पहले इसको हम एडजेक्टिव से बनाकर देखते हैं कि ये वाक्य कैसे बनेगा। वो कई भाषाओं का जानकार है या कई भाषाओं से परिचित है, एक ही चीज है। हम यहाँ जानकार शब्द का मतलब परिचितता से है, ठीक है ना। मतलब जानकार है या परिचित है या भाषाओं से उसकी घनिष्ठता है। शब्द अलग अलग है लेकिन सेंस एक ही है। चलिए इसको हम कैसे डील करेंगे। ही इज, चलिए एक्वेंटेड या फेमिलियर, हम कोई भी वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ही इज एक्वेंटेड विथ सेवरल लैंग्वेजेस, ही इज एक्वेंटेड विथ सेवरल लैंग्वेजेस।
इसी चीज को अगर हम नाउन के साथ बनाना चाहते हैं तो नाउन का ज्यादातर जो सेंटेंस होता है वो हैज और हैव से बनता है। चलिए अगर नाउन से बनाना चाहते हैं तो हम कैसे बनाएंगे, ही हैज, ठीक है, एक्वांटेंस विथ, ही हैज एक्वांटेंस विथ सेवरल लैंग्वेजेस। तो मेरे कहने का तात्पर्य क्या है कि ये कुछ इस तरह के नाउन हैं जिनके साथ अगर एडजेक्टिव को भी अगर हम देखते हैं तो उनके साथ सेम प्रीपोजिशन लगते हैं। नाउन के साथ भी विथ का प्रयोग होता है और एडजेक्टिव के साथ भी विथ का प्रयोग होता है, ठीक है ना। सेंटेंस पैटर्न थोड़ा सा अलग हो जाता है। देखिए अगर बेसिक चीज को पहले समझा जाए, ठीक है ना, हाई फाई जाने से पहले कुछ बेसिक चीज को देखा जाए। बेसिक चीज क्या कहता है, चलिए आपको एडजेक्टिव का प्रयोग समझ में आ जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि हम किसी एडजेक्टिव सब्जेक्ट के साथ यदि हम एडजेक्टिव रखना चाहते हैं, है ना, बेसिक चीज मैं बता रहा हूं, इसके बारे में मैं डिटेल में बाद में बात करूंगा। तो नॉर्मली हम लोग बी का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। बी के अलावा भी बहुत से ऐसे वर्ब हैं, हाँ ठीक है, अभी तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं ब्रीफ में। बी के अलावा भी बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जो कि सब्जेक्ट को एडजेक्टिव से कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना, उनको कॉपुलर वर्ब या लिंकिंग वर्ब कहते हैं। लेकिन अभी काम चलने के लिए मैं यहाँ पर बी का प्रयोग कर रहा हूँ, ठीक है ना। हालांकि बी के अलावा भी बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जो कि सब्जेक्ट और एडजेक्टिव के बीच में आते हैं। अब बी का मतलब बी नहीं, हम बी को बी नहीं लिखेंगे बल्कि इसका रूप लिखेंगे, ठीक है ना। तो बी का कॉमन रूप क्या होता है, बी का कॉमन रूप है एम, इज, आर और वाजवर। इसे आपको एडजेक्टिव से सेंटेंस बनाने में ना सुविधा होगा। आप इनको याद रखें कि बी नहीं लिखना है बल्कि उसका रूप लिखना है। जैसे कि देखिए एक सब्जेक्ट ही के बाद हमें एक्वांटेड लिखना था, ठीक है ना। सब्जेक्ट ही के बाद हम डायरेक्ट एक्वांटेड नहीं लिख सकते हैं, उसके बीच में हमें लिंकिंग वर्ब का यूज करना है और बी भी एक लिंकिंग वर्ब का काम करता है। हालांकि बी के अलावा भी बहुत से ऐसे वर्ब हैं जो कि सब्जेक्ट को एडजेक्टिव से जोड़ते हैं। अब इनके बारे में हम बात आगे के वीडियोस में करेंगे। तो बच्चों ये हमें समझ में आ रहा है कि ये चीज क्लियर हो गया है कि एक्वांटेंस, फैमिलियरिटी और इंटीमेसी जो है ये नाउन है और इनके साथ जो प्रयोग में आने वाला जो प्रीपोजिशन होगा विथ होगा। यदि इनको अगर हम एडजेक्टिव में कन्वर्ट भी करते हैं तो इनका प्रीपोजिशन नहीं चेंज होगा। चलिए हम लोग बात को आगे देखते हैं। अभी बहुत से ऐसे नाउन हैं जिसके साथ हम प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करते हैं। चलिए कुछ और भी नाउन को देखते हैं जिनके साथ हम विथ लगाते हैं, हालांकि उनके साथ हम दूसरे प्रीपोजिशन का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए ये पहले तीन नाउन को देखा जाए। एक है कनेक्शन, रिलेशन और लिंक, ठीक है ना। हम इनके साथ प्रीपोजिशन विथ का तो प्रयोग करते ही हैं क्योंकि ये तो वीडियो सेशन जो है वो विथ से रिलेटेड है, ठीक है ना। लेकिन विथ के अलावा हम इनके साथ बिटवीन का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब ये आवश्यकता के अनुसार होगा, हमें अगर विथ की आवश्यकता है विथ का प्रयोग करेंगे और बिटवीन की आवश्यकता है तो बिटवीन का प्रयोग करेंगे। कहने का तात्पर्य क्या है कि इनके साथ विथ और बिटवीन दोनों लगते हैं, ठीक है ना। और इनका अगर हिंदी कहा जाए तो इनका हिंदी होता है संबंध। ये तीनों का जो नॉर्मल जो हिंदी होता है वो होता है संबंध, ठीक है ना। कनेक्शन संबंध आप समझ रहे हैं, रिलेशन संबंध, ठीक है ना, और लिंक मतलब ये होता है संबंध। चलिए इन तीनों का जो नॉर्मल हिंदी होगा वो होगा संबंध। एक बार फिर से यहाँ नोट कर देते हैं आपके सुविधा के लिए। सेंटेंस से देख लेते कि कहां बिटवीन का प्रयोग होगा और कहां पर हम विथ का प्रयोग करेंगे। जैसे आप इस वाक्य को देखिए तो चलिए आप इस वाक्य को देखिए, करे कि हिज इलनेस हैज कनेक्शन विथ हिज डाइट। इसका हिंदी क्या निकलेगा, ठीक है ना। उसके बीमारी, उसकी जो बीमारी है, जो मानसिक बीमारी है, ठीक है ना, जो मेंटल इलनेस है, ठीक है ना, उसका संबंध किससे है, उसके भोजन से है। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है कि उसका भोजन ही उसके इलनेस के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पर विथ का जरूरत था, हमने विथ का प्रयोग कर दिया, ठीक है ना। अगर हमें बिटवीन के रूप में भी लेके चलना है तो उसके सेंटेंस को हम उस तरह से फ्रेम कर सकते हैं। जैसे आप ये वाक्य देखिएगा,
चलिए आप इस वाक्य को देखिए, क्या कहा गया है कि देयर इज अ ग्रेट कनेक्शन, देयर इज ए ग्रेट कनेक्शन बिटवीन संस्कृत एंड लैटिन। ये दो भाषाएं हैं जो आपस में काफी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। अभी तो लैंग्वेज की बात है, चलिए इसको सेंटेंस के रूप में देखते हैं, सच्चाई से हमें कोई लेना देना नहीं है, जस्ट आप इसको एक सेंटेंस मान लीजिए। तो यहाँ पर कनेक्शन के साथ बिटवीन का जरूरत है, हमने बिटवीन का इस्तेमाल कर दिया, तो ये वाक्य से क्लियर हो जाएगा कि कहां पर हमें विथ चाहिए और कहां पर हमें बिटवीन चाहिए। चलिए तो इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि कनेक्शन, रिलेशन और लिंक। हम जहां पर कनेक्शन का इस्तेमाल किए वहां पर आप लिंक लिख सकते हैं, वहां पर आप रिलेशनशिप लिख सकते हैं, रिलेशन लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये सब आपकी चॉइस की बातें हैं, ठीक है ना। हालांकि तीनों के यूजेस में कोई खास अंतर नहीं है। चलिए हम लोग कुछ और भी नाउन देखते हैं जिसके साथ हम विथ का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा और भी कितने नाउन है? चलिए एक बहुत बढ़िया एक वर्ड है नाउन अकॉर्डेंस, ठीक है ना। अकॉर्डेंस का प्रयोग कैसे करते, पहले अकॉर्डेंस का पहले यूज देखते हैं कि इसका यूज हम कैसे करेंगे। तो इसका यूज हम ऐसे नहीं करते जैसे ये लिखा हुआ है, इसका प्रयोग हम इस तरह से करते हैं, इन अकॉर्डेंस विथ। अगर हमें वाक्य बनाना है तो हम इस तरह से वाक्य बनाएंगे, इन अकॉर्डेंस विथ, ठीक है ना। इन अकॉर्डेंस विथ का अर्थ होता है, अगर हिंदी के बारे में बात करें तो इसका अर्थ होता है के अनुसार, ठीक है ना। इन अकॉर्डेंस विथ का अर्थ होता है के अनुसार। अगर सेंटेंस में अगर हम इसको बनाना चाहते हैं तो अकॉर्डेंस अकेले नहीं लिखेंगे, लिखेंगे इन अकॉर्डेंस विथ, ठीक है ना। इसी तरह से कुछ और नाउन है जिसके साथ हम विथ का प्रयोग करते हैं, जैसे कि कोलूजन, कोलिजन, ठीक है ना। चलिए थोड़ा इनके अर्थ को देख लिया जाए। चलिए इसका तो हिंदी क्लियर है, इन अकॉर्डेंस विथ का अर्थ होता है के अनुसार। चलिए कोलूजन का अर्थ होता है मिली भगत। मिली भगत आपको समझ में आ रहा है कि मिली भगत क्या होता है, मिलके काम करना, गलत सेंस में वो कोलूजन होता है, ठीक है ना। चलिए और कोलिजन का मतलब क्या होता है, टक्कर जो होता है ना, वो कोलिजन को बताता है। तो हम क्या समझ रहे हैं कि ये सभी के सभी नाउन अपने साथ जो नॉर्मल प्रीपोजिशन लेंगे वो क्या लेंगे, वो विथ लेकर चलेंगे। चलिए सेंटेंस से इन्हें बेहतर समझा जा सकता है। चलिए सेंटेंस के रूप में इसको देखा जाए, कह रहा क्या कि एक नए कानून के अनुसार, चलिए थोड़ा सा एक यहाँ लिख देते हैं। चलिए एक नए कानून के अनुसार गंगा को गंदा करना एक अपराध होगा। अगर आप गंदा करते हैं गंगा को तो एक अपराध होगा, सेंटेंस ऐसा कर रहा है। चलिए इसको हम इन अकॉर्डेंस विथ का इस्तेमाल करके देखते हैं कि कैसे इस्तेमाल होगा। चलिए कैसे लिख सकते हैं इन अकॉर्डेंस विथ, इस चीज को कैसे हम बना सकते हैं, इन अकॉर्डेंस विथ अ न्यू लॉ, अ न्यू लॉ द पॉल्यूशन ऑफ, चलिए हिंदी को छोड़ दीजिए और डायरेक्ट इंग्लिश में चलते हैं, द पॉल्यूशन ऑफ गंगा, ठीक है ना, विल बी, विल बी एन ऑफेंस, विल बी एन ऑफेंस। अगर गंगा को प्रदूषित करते, गंगा का प्रदूषण क्या होगा, एक अपराध की कैटेगरी में आएगा। इसी तरीके से हम कोलूजन और कोलिजन के भी यूज को देख लेते हैं। चलिए ही हार्ट ही शोल्डर, ठीक है ना, इन कोलिजन विथ अनदर प्लेयर, यानी कि दूसरे प्लेयर से टकरा करके उसने अपने शोल्डर को जख्मी कर लिया। चलिए तो बच्चों ये सभी इंपॉर्टेंट नाउन है जिनके साथ हम प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि बस इतना ही नाउन है जिसके साथ हम विथ का प्रयोग करते हैं।
लेकिन ये इंपॉर्टेंट नाउन होंगे जिसके साथ हम विद का प्रयोग करेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात को आगे की ओर ले चलते हैं। चलिए अब हम आगे की ओर ले चलते हैं। कुछ नाउन की मैं बात कर रहा हूं जिनके साथ हम प्रीपोजिशन ऑन का यूज करें, ठीक है ना, जिसके साथ हम प्रीपोजिशन ऑन का यूज करेंगे। तो उसमें हम लोग कुछ नाउन को लेते हैं जैसे कि एसेंट, इम्फेसिस, बैन, इम्बार्गो, इंसिस्टेंस, ठीक है। देखिए ये सभी के सभी नाउन अपने साथ प्रीपोजिशन। चलिए थोड़ा सा हिंदी क्लियर कर लिया जाए। एसेंट और इम्फेसिस का मतलब आप समझिएगा जोर, ठीक है ना, आप किसी पर जोर देते हैं तो आप एसेंट देते हैं या इम्फेसिस देते हैं। बैन और इम्बार्गो का मतलब होता है रोक, व्यापारिक रोक जो होता है वो इम्बार्गो होता है, और किसी तरह का जो बैन होता है ना वो आपका रोक होता है, वो बैन होता है। इंसिस्टेंस का भी मतलब होता है जोर, आप किसी चीज पर जोर देते हैं तो आप इंसिस्ट करते हैं। चलिए क्या देख रहे हैं कि ऐसे ये पॉपुलर नाउन है जिनके साथ हम प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जिसके साथ हम ऑन लगाएंगे, जैसे कि कुछ और एग्जांपल्स देखा जाए। नाउन के तौर पर अथॉरिटी ऑन, ठीक है ना। एक्सपर्ट, एक्सपर्ट जो है वो ऑन के अलावा और क्या लेता है, तो देखिए एक्सपर्ट अपने साथ इन भी लेता है, एक्सपर्ट अपने साथ एट भी लेता है, और एक्सपर्ट अपने साथ, अभी तो मैं ऑन की बात कर रहा हूं तो ये ऑन भी लेता है, ठीक है ना। तो ये सब हम क्या देख रहे हैं कि ये सभी के सभी नाउन होंगे जिसके साथ हम आमतौर पर ऑन का प्रयोग करते हैं। चलिए टैक्स ऑन, ठीक है ना, तो ये सभी के सभी अपने साथ ऑन लेते हैं। थोड़ा सा इनको सेंटेंसेस से समझा जाए। चलिए आप एकदम इजीली इसको समझ लीजिएगा। द गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड बैन ऑन अल्कोहल इन बिहार। इसका हिंदी क्या होगा कि सरकार ने बिहार में शराब पर रोक लगा दिया है ना। इम्पोज का मतलब लगाना या थोपना, इम्पोज बहुत ही बढ़िया वर्ड है, ठीक है ना। अगर आप बैन को इम्पोज करते हैं तो आप उसको थोपते हैं, लगाते हैं। तो थोपने या लगाना के लिए हमने वर्ड देखा इम्पोज, ठीक है ना। चलिए कुछ और भी एग्जाम्पल को देखा जाए। चलिए क्या कर रहा है, ही इज, है ना, एक्सपर्ट ऑन, यहाँ एन कर लेते हैं, ठीक है ना। ही इज एन एक्सपर्ट ऑन मॉडर्न लिटरेचर। इसका हिंदी क्या निकल कर आएगा, इसका हिंदी ये निकल कर आएगा कि मॉडर्न लिटरेचर पर वो एक महारत प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है। देखिए एक्सपर्ट और अथॉरिटी का यह मतलब क्या, पहले हिंदी को थोड़ा सा देख लेते हैं। टैक्स तो आप समझते हैं, टैक्स का मतलब कर होता है, और एक्सपर्ट और अथॉरिटी का मतलब होता है विशेषज्ञ या महारत, है ना। महारत या विशेषज्ञ को ना एक्सपर्ट या अथॉरिटी कहते हैं, विशेषज्ञ अथवा महारत। चलिए कुछ और एग्जाम्पल को देख लेते हैं जिससे कि ये पूरी बात समझ में आ जाएगा। चलिए क्या देख रहे हैं, इससे आप हिंदी निकाल सकते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ असेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ आवर प्रोडक्ट। इसका हिंदी क्या निकल कर आएगा कि हम हमारे जो प्रोडक्ट है, हमारे जो उत्पाद है, ठीक है ना, हम जो बनाते हैं उस उत्पाद में क्वालिटी पर ना ज्यादा जोर दिया जाता है। एसेंट का मतलब जोर, ठीक है ना। यहाँ पर आप इंफेसिस भी लिख सकते हैं, एसेंट का मतलब जोर होता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये सभी के सभी नाउन है जो इंपॉर्टेंट नाउन है, और इनके साथ लगने वाले जो प्रीपोजिशन होंगे उनके साथ हम ऑन का प्रयोग करेंगे। चलिए बात को हम आगे देखते हैं। कुछ और भी नाउन है जिसके साथ हम ऑन लगाते हैं।
चलिए ये दो इंपॉर्टेंट नाउन है, ठीक है ना, जो आपको सेटों में ज्यादा से ज्यादा बार मिलेगा, ठीक है ना। खासतौर पर कॉन्ग्रेचुलेशन का ना बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, कॉन्सेंट्रेशन का ना बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो ये जो दो ऐसे नाउन है जिनके साथ हम आमतौर पर ऑन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अगर हमको कहना है कि एक मतलब आप बधाई देना चाहते हैं किसी के एक बड़ी सफलता पर, ठीक है ना, आपकी बड़ी सफलता पर बधाई, अगर हम ऐसे कहना है, हम इसको किस तरह से कह सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन स्टुपेंडस सक्सेस, ठीक है ना, ऑन योर, थोड़ा सा वाक्य को और थोड़ा सा रेलिवेंट बनाते हैं, है ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर, चलिए स्टुपेंडस सक्सेस, इसका हिंदी क्या निकल कर आएगा कि आपके एक बहुत लाजवाब शानदार सफलता पर बधाई हो, ठीक है ना। चलिए कॉन्सेंट्रेशन ऑन स्टडी, अगर हमें कहना है पढ़ाई पर ध्यान, एक हमें छोटा सा टुकड़ा कहना है, कैसे लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टडी, है ना, ऑफ की जगह पर हम यहाँ पर ऑन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, पढ़ाई पर ध्यान। चलिए इंसिस्टेंस ऑन डिसिप्लिन, ये छोटे छोटे टुकड़े में हम लेके चल रहे हैं, इंसिस्टेंस ऑन डिसिप्लिन, इसका हिंदी क्या निकल कर आएगा, अनुशासन पर जोर, ठीक है ना। चलिए कुछ और भी देख लेते हैं नाउन जिसके साथ हम ऑन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि देखिएगा इंटरव्यू, सॉरी डिपेंडेंस, इंटरव्यू नहीं डिपेंडेंस, डिपेंडेंस ऑन, है ना, आपकी निर्भरता किसी पर होती है तो इसके लिए हम डिपेंडेंस का इस्तेमाल करते हैं, और डिपेंडेंस लेता क्या है, डिपेंडेंस के साथ हम ऑन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि अगर हम कहते हैं डिपेंडेंस ऑन पेरेंट्स, माता पिता पर हमारी निर्भरता होती है। चलिए ये पूरे सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस का टुकड़ा है, आप इसको चाहते हैं तो सेंटेंस के रूप में आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, डिपेंडेंस ऑन पेरेंट्स। चलिए अब हमारा एक और है निर्भरता के लिए रिलायंस, रिलायंस का मतलब क्या था, आसरा, आप किसी पर आसरा लगाए रहते हैं, ठीक है ना, आप उस पर ज्यादा से ज्यादा निर्भर रहते हैं, तो रिलायंस का मतलब आसरा, आप किसी पर आसरा लगाते हैं, मतलब निर्भरता को ही आसरा कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि देखिए आज जो भारत है वो मेक इन इंडिया के तहत बहुत सारी चीज बना रहे हैं, और चीन पर हमारी जो निर्भरता है, हम हर एक चीज के लिए आसरा लगाते हैं चीन पर, अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है, हमको ऐसे कहना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए तो द रिलायंस ऑन चाइनीज प्रोडक्ट, द रिलायंस ऑन चाइनीज चाइनीज प्रोडक्ट, ठीक है ना, इज ठीक है ना, डिक्रीजिंग स्लोली, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, उस पर निर्भरता हमारी घट रहा है, ठीक है, द रिलायंस ऑन चाइनीज प्रोडक्ट्स इज डिक्रीजिंग स्लोली, वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट नाउन होंगे जिसके साथ हम प्रीपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। हमने कुछ इसको फ्रेज टाइप से सेंटेंस बनाया है, सेंटेंस इसको नहीं कि ये फ्रेज कहिए, आप चाहते हैं तो आप इसे सेंटेंस डील कर सकते हैं। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट जो बात होगा वो होगा कि कुछ नाउन ऐसे होंगे जिनके साथ हम अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, कुछ नाउन ऐसे होंगे जिनके साथ हम अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। चलिए एक छोटा सा आपको नाउन का एक सेक्शन मिलेगा, इसकी संख्या बहुत ज्यादा में नहीं है, बहुत लिमिटेड नंबर में इनकी संख्या है। ये वो नाउन होंगे जिसके साथ हम आमतौर पर अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे, इसमें दो नाउन का जो जिक्र होता है वो बार बार होता है, एक होता है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, ठीक है ना, इंश्योरेंस अगेंस्ट होता है, ठीक है ना। चलिए हमारा अगला जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, सेफगार्ड अगेंस्ट, सेफगार्ड मतलब सुरक्षा। चलिए इसके बाद अगर हम आते हैं तो एक वर्ड होता है ग्रज अगेंस्ट, ठीक है ना। तो ये देखिए ऐसे तो और भी नाउन है अगेंस्ट लेने वाले, ठीक है ना, लेकिन ये कॉमन कुछ नाउन है जिसके साथ हम आमतौर पर अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से हम लिख सकते हैं रिएक्शन अगेंस्ट, तो इंश्योरेंस क्या अर्थ क्या होता है, बीमा, ठीक है ना, इंश्योरेंस का अर्थ होता है बीमा। चलिए सेफगार्ड का मतलब सुरक्षा, ग्रज का मतलब होता है दुश्मनी या शत्रुता को ना ग्रज कहते हैं, एक आदमी जो होता है खुन्नस किसी के प्रति रखता है
खुन्नस या एक तरह से खीस कहिए, ठीक है ना, खीस, ठीक है ना, खीस, खीस का जो हम लोग अपने भाषा में जो खीस कहते हैं उसका राइट जो वर्ड है ना वो ग्रज है, ठीक है ना, दुश्मनी या शत्रुता टाइप से जो बैर होता है ना, बैर भाव, ठीक है ना, या बैर भाव को कहते हैं ग्रज। चलिए, बैर का भाव रहेगा और रिएक्शन का मतलब प्रतिक्रिया। चलिए, तो ये कुछ कॉमन इस तरह के नाउन है जिसके साथ हम आमतौर पर अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। खास तौर पर ये जो 3 वर्ड है ना, ये रिएक्शन अगेंस्ट से कम सवाल मिलेंगे, लेकिन ये 3 वर्ड आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो बच्चों आज का हमारा वीडियो सेशन इतना ही तक रहेगा। आज हम लोगों ने क्या क्या बात किया है तो एक बार फिर से उसको रिकैप दोहरा लेते हैं। आज हम लोगों ने बात की कि कुछ नाउन इस तरह से होंगे जिसके साथ प्रीपोजिशन हम विद का प्रयोग करेंगे, कुछ नाउन इस तरह के हैं जिसके साथ हम प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं, और कुछ नाउन इस तरह से हैं जिसके साथ हम प्रीपोजिशन अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। तो आज हम लोगों ने 3 फिक्स प्रीपोजिशन को देखा है जो नाउन के साथ लगते हैं। लेकिन ये देखिए, फिर भी मैं कहूंगा कि ये जो प्रीपोजिशन लगने वाली बात है ना, ये वेरिएबल चीज होता है। कहीं कहीं आप देखेंगे कि प्रीपोजिशन बिटवीन भी है, प्रीपोजिशन विथ भी है, कहीं कहीं प्रीपोजिशन आप समझिए कि जैसे कि देखिए, अब ये रिएक्शन को ही देखिए, रिएक्शन टू भी लेता है, रिएक्शन अगेंस्ट भी, अगेंस्ट तो पढ़ रहे तो अगेंस्ट तो लेगा ही। तो कहने का मतलब है कि ये प्रीपोजिशन कहां पर क्या यूज होना चाहिए, ये वाक्य की हिंदी से पता चलेगा। जब वाक्य का जब सेंस निकालिएगा तो वहां पर पता चलेगा कि वहां पर बिटवीन की जरूरत है कि विथ की जरूरत। वहां पर जैसे कि एक्सपर्ट, अगर मैंने ये एक्सपर्ट के बारे में क्या बात किया तभी थोड़ा सा देर पहले, एक्सपर्ट अपने साथ क्या क्या प्रीपोजिशन लेता है, तो एक्सपर्ट एट भी होता है, एक्सपर्ट इन भी होता है, और एक्सपर्ट के साथ हम ऑन का भी प्रयोग करते हैं। अब एक्सपर्ट तो इतना ले लिया प्रीपोजिशन, अब कहां पर क्या लगना चाहिए तो ये बहुत कुछ है, सेंटेंस पर निर्भर करता है। सेंटेंस का आपको सेंस समझना होगा और सेंस के अनुसार ही हम वहां पर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं भी हम ऑन लगा दे और कहीं भी इन लगा दे, इस तरह से बात नहीं बनती है। तो ये प्रीपोजिशन के प्रैक्टिस सेट जब हम लोग लेकर आएंगे तो उसमें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे प्रीपोजिशन अपने साथ ऑन लेता है और एट लेता है और इन लेता है। आपको तब तक आप इंतजार कीजिए प्रैक्टिस सेशन का। जब प्रैक्टिस सेशन शुरू होगा ये सारी दुविधाएं आपकी जितने भी हो सकती हैं, आपको समझ में नहीं आएगा कि बिटवीन भी लेता है, विथ भी लेता है, कैसे भाई। तो ये सारी जो दुविधा मन के अंदर जो दुविधा है ये समाप्त हो जाएगी, बस केवल हमें क्वेश्चन सेशन की ओर आना होगा। तो इस चैनल पर पहले से मौजूद हमारे पास क्या है, पहले से मौजूद है वर्ब के साथ फिक्स प्रीपोजिशन, ये पहले से मौजूद है, आप उनको जरूर देखिए, ठीक है ना। वर्ब के साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑलरेडी इसमें दिया जा चुका है, उसके प्रैक्टिसेशन भी उसमें मौजूद है, ठीक है ना। ये वर्ब के साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन होता है ये नाउन और एडजेक्टिव के मुकाबले काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे फ्रेजल वर्ब का भी निर्माण होता है, ठीक है। अभी हमारा जो नाउन अभी सीरीज चल रहा है, नाउन के साथ ये अभी हम लोग प्रीपोजिशन को देख रहे हैं। इसके पिछले वाले सेट में हम लोग क्या सेशन में क्या देख चुके हैं, नाउन के साथ ऑफ, नाउन के साथ सॉरी नाउन के साथ अबाउट, नाउन के साथ इन और इनटू देख चुके हैं। तो अभी एक वीडियो और बाकी है, अभी नाउन सीरीज का एक वीडियो और अभी शेष है, ठीक है ना। 4 वीडियो हम लोगों ने कर लिया है, वीडियो सेशन ए, सेशन बी, सेशन सी, और ये जो आज का है ना ये सेशन डी के नाम से है। तो आप सबको एक नोट्स बना लीजिए ताकि आपको पढ़ने में सुविधा होगा, फिर कंपेयर कीजिए, कहीं कहीं अगर फंसते हैं तो उसका आप निराकरण आपका आपके क्वेश्चन से सेशन से हो जाएगा। आप अपने डाउट्स को, जो भी आपके सवाल बनते हैं, आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं, ठीक है ना। आप उन लोगों तक फैलाएं जहां जिनको ऑफलाइन पढ़ने की सुविधाएं नहीं मौजूद हो। चलिए, आज की बात इतना ही। थैंक यू वेरी मच।